हेलो फ्रेंड्स। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से हम क्या समझते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर्स में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लॉ को पढ़ने के लिए हमको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना ये बोरिंग लगेगा उससे ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ प्राइमरीली कंसर्न विद द exercising of governmental power. So it is a branch of public law which deals with the organization and powers of administrative and quasi administrative agencies. यानी जैसे यूनिवर्सिटीज़ होती है, ये क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी कह सकते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है वो पार्लियामेंट है या स्टेट है। और इट प्रेस्क्राइब्स द प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जिससे कि कोई भी ऑफिशियल एक्शन को एक इंडिविजुअल की लिबर्टी और फ्रीडम के साथ में कंपेयर किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल की फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है अंडर आर्टिकल 14 एंड 21, तो वहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। यही कंट्रोल ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है ही इक्विटी, जस्टिस एंड कंशियंस। तो हम देखते हैं कि जनरली 3 तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है। लेजिस्लेटिव, जिसे हम लॉ मेकर बोल सकते हैं। एग्जीक्यूटिव, जो कि फंक्शन करते हैं, यानी जो ये फॉलो करते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर। और जुडिशियल, जब कोई डिस्प्यूट होता है इन ग्रुप ऑफ पीपल वर्सेज इंडिविजुअल के, तो जुडिशियल बॉडी उसे चेक करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू उसे वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है टू मेक इट मोर फेयरर एंड मोर जस्टिफिएबल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप क्या है? तो हम यहाँ पे जैसे हम समझ रहे थे कि पहली चीज़ है कि लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है। जैसे पार्लियामेंट हो गई, जुडिशियरी स्टेट हो गया, इवन क्वासी स्टेट एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज भी कई बार लॉ बनाती हैं, अपने रेगुलेशन बनाती है और पब्लिक फंक्शन करते हैं। और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ है वो रूल्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं बाय एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स गिवन बाय द लॉ मेकर्स टू देम। और जो रेमिडीज़ अवेलेबल है अग्रीव्ड पार्टीज़ के लिए, और अगर जब भी कोई अग्रीव्ड पार्टी होती है तो वो क्या करती है भाई, कोर्ट में जाती है और जस्टिस के लिए डिमांड करती है। और जब वो कोई अनलॉफुल या अनजस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में जब कोई एक्शन लिया जाता है, तो वहाँ पे जुडिशियल बॉडी काम आती है। तो इस तरीके से 3 एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती है: लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशियल बॉडी। अब हमें ये देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत क्या पड़ी। तो कई बार क्या होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका मतलब होता है अथॉरिटी, तो वो अथॉरिटी कई बार बियॉन्ड द जस्टिस चली जाती है और अथॉरिटेरियनिज्म में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत पड़ती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हम क्या मानते हैं भाई? ये तो धर्म है, विच मेंटेन्स जस्ट सोशल ऑर्डर एंड वेलफेयर बाय रिकनसाइलिंग पावर विद द लिबर्टी। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को जितनी पावर दी गई है और जितनी लिबर्टी दी गई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो बाउंड्री ट्रेवर्स कर जाएं और लोगों की फ्रीडम को और उनकी लिबर्टी को, जो आर्टिकल फंडामेंटल फ्रीडम का जो आर्टिकल 14 एंड 21 है, उसका कहीं वायलेशन ना होने लगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फाउंडेशन क्या है? सबसे पहला फाउंडेशन है या उसका मेन ऑब्जेक्ट है टू चेक ऑन अब्यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का कहीं भी दुरुपयोग हो तो उसे वहीं कंट्रोल करना इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन और वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। सेकेंड इज इम्पार्शियल डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स विद ऑफिशियल्स। जनरली ये देखा जाता है कि जब भी कोई ग्रुप ऑफ पर्सन वर्सेज ग्रुप ऑफ ऑफिशियल वर्सेज कोई भी एक कॉमन पीपल के बीच में डिस्प्यूट हो, तो इम्पार्शियल डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। थर्ड इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट ऑन देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट। कई बार जब होता है ना, अथॉरिटी मिल जाती है, पुलिस वाले को अथॉरिटी मिल गई
रोक दिया, चालान करना है। अभी चालान सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन वो सीट बेल्ट से पोल्यूशन पे पहुंच जाएगा और फिर हैरेसमेंट शुरू कर देगा। तो कोई भी अनऑथोराइज्ड इंक्रोचमेंट अगर उनके राइट्स और इंटरेस्ट पे होता है तो उसको प्रोटेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। और चौथा जो फाउंडेशन है यानी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को अकाउंटेबल बनाना टू द पीपल। नाउ हम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे आते हैं। तो केसी डेविस ने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ कंसर्निंग द पावर्स एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज इंक्लूडिंग स्पेशली द लॉ गवर्नमेंट जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। यानी ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? इट कंसर्न्स द पावर एंड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज और स्पेशली जो लॉ गवर्न बाय जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। प्रोफेसर H.W.R. वादे ने भी कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर। हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में यहाँ पर गवर्नमेंटल पावर की ही ज़्यादातर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ गवर्नमेंटल पावर का मतलब मैं आपको बता दूँ क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू इट। यानी जो प्योरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है लेकिन सेमी गवर्नमेंट है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, वो लोग भी इसमें गवर्नमेंटल पावर में इंक्लूड करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस। बिकॉज कई बार होता है ना कि कॉलेज यूनिवर्सिटी है, ऑटोनोमस बॉडी है, उसने अपना कानून बना लिया कि हम 50 सीटें इनको देंगे और 10 सीटें मैनेजमेंट कोटे में रखेंगे, तो उनको फ्री हैंड नहीं दे सकते। अगर कहीं ऐसा होता है कि वो अपने लिबर्टी का अनऑथोराइज्ड यूज कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए भी हम यहाँ पर गवर्नमेंटल पावर उनको यूज कर रहे हैं। बट देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड क्वासी गवर्नमेंट एजेंसीज, बोथ आर कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एक और डेफिनेशन आती है आइवर जेनिंग की। वो ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन। इट हेल्प्स डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। नाउ हमको ये देखना पड़ेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन लॉ जो है वो इस बात के लिए नहीं है कि मिनिस्टर कैसे अपॉइंट हुआ, लेकिन हमको ये देखना होता है कि हाउ द मिनिस्टर डिस्चार्जेज हिज फंक्शन इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप। यानी हमको यहाँ पे ये चेक करना होता है कि भाई कोई मिनिस्टर कैसे बना वो एक अलग इशू है, लेकिन मिनिस्टर बनने के बाद वो अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा, ये हमारा मेन पर्पज़ इसके पीछे रहता है। तो फाइनल डेफिनेशन इस तरह से आती है अब कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पब्लिक लॉ समझना चाहिए इसे। पब्लिक लॉ की ये एक ब्रांच है और इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। यानी ये डील किस चीज़ से करेगा कि इसकी पावर क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की और हाउ इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। Then it prescribes principles and rules by which an official action is reached and reviewed. यहाँ मैं रिव्यू प्रोसेस जो है इसको आगे समझाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देर इज़ नो सच बेयर एक्ट इन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। फिर भी हम बार बार इसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ बीन डिफाइंड बाय सो मैनी थिंग्स विच हैज़ बीन प्रैक्टिकली अंडरटेकन बाय द नेम ऑफ प्रेसिडेंट्स एंड जो होता है ना कि जज के अपने कॉन्शियंस और फेयर जस्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वजह से हम यहाँ देखते हैं कि इट प्रेस्क्राइब्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जिसके हिसाब से कोई भी ऑफिशियल एक्शन रीच होता है, ये कंप्लीट होता है और उसे रिव्यू किया जा सके। और इट इज़ इन रिलेशन टू इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम। यानी इंडिविजुअल लिबर्टी एंड फ्रीडम को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो कि पब्लिक लॉ की ब्रांच है, इट डील्स विद पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड इट प्रेस्क्राइब्स रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो ये होता है ना कि भाई आपकी पावर क्या है और किस तरीके से आप इसके लिए काम करोगे जिससे कि किसी भी इंडिविजुअल लिबर्टी और फ्रीडम पर आप हमला नहीं करेंगे। अब हम आते हैं व्हाट आर द नेचर्स एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो
पहली चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नॉट लॉ इन ट्रू सेंस बट इट इज़ ए जज मेड लॉ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैंने अभी बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई बेयर एक्ट नहीं है, ये केवल जज के द्वारा बनाया हुआ लॉ मान लीजिए। यानी अगर कोई भी जो जज करेगा वो उसको फेयर जस्टिस देना है उसका काम, और इट इज़ नॉट लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ या कंपनी लॉ कि कोई सेक्शन या कोई डेफिनेशन के बेस पर वो कोई डिसीजन देंगे। ये बेसिकली जो रूल्स प्रोसीजर्स स्टडीज़ प्रेसिडेंट्स, किसी भी लॉ में स्टडी वर्ड नहीं आता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ नथिंग बट ए स्टडीज़ टू द रूल्स प्रोसीजर्स organizations powers customs and directions etc of various laws made by the administrative and quasi administrative agencies. It includes principle of natural justice. ये नेचुरल जस्टिस पे ही पूरा गवर्न होता है। दूसरी नेचर क्या है? इट इज़ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ नॉट ए प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ डील करता है इन रिलेशन ऑफ पीपल इंटर से, जबकि पब्लिक लॉ किससे डील करता है? इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड पावर। यानी प्राइवेट लॉ तो एक पर्सन की दूसरे पर्सन से कोई लड़ाई हो, डिस्प्यूट हो, तो वो प्राइवेट लॉ गवर्न करेगा। पर पब्लिक लॉ में क्या होता है? इंडिविजुअल कॉमन मैन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। थर्ड नेचर इसकी यह है कि इट डील्स विद organization and powers of administrative and quasi administrative agencies, जिसमें कॉरपोरेशन फर्म्स इंडिविजुअल सभी आते हैं। अगर कोई क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी के अलावा अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी पब्लिक वर्क कर रही है, इफ इट एक्सरसाइजिंग एनी पब्लिक वर्क, देन ऑल्सो इट विल इंक्लूड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। फोर्थ नेचर है इसकी, इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल। जैसा मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में स्टडी इंक्लूड है, तो इट स्टडी एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस। पांचवी नेचर है इसकी, इट कंसर्न्स प्राइमरीली ऑन फॉलोइंग एक्शंस। पहला, रूल मेकिंग, रूल डिसीजन, रूल एप्लीकेशन, देन मिनिस्ट्रियल और प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव। इनके जो क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हम यहाँ पे इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो लॉ मेकर है, फिर उसके बाद लॉ एक्सरसाइजर है, और उसके बाद जब डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए जुडिशियल जो होता है वो रूल डिसीजन देते हैं। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि छठी नेचर अब आती है, मेन थ्रस्ट ऑन प्रोसीजर बाय विच द ऑफिशियल एक्शन इज रीच्ड। हमारा जो इसमें मेन पर्पज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को देखने के लिए, तो इट इज़ ए स्टडी कि व्हाट आर द प्रोसीजर बाय विच एनी ऑफिशियल एक्शन हैज़ बीन एक्सरसाइज्ड। जैसे मैं बता रहा था पहले कि मिनिस्टर कैसे बना ये ज़रूरी नहीं है, बट वो मिनिस्टर अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका जो एक्शन है that is to be studied whether it is in the fair or justifiable manner or not, or whether it is going against the individual liberty and freedom of the person. Now seventh nature is administrative law includes control mechanism by which administrative agencies are being controlled for effective services through review process. तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है? कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज को रिव्यू प्रोसेस के थ्रू जज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। रिव्यू प्रोसेस क्या क्या हो सकते हैं, इसको हम इसी लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि हाउ ए रिव्यू प्रोसेस कैन बी ए यूजफुल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एट्थ नेचर है इसकी, study of administrative law is not an end in itself but a means to an end. तो लॉ है, ये कोई डिफाइंड लॉ नहीं है, therefore it is not an end but it always continue। रोज इनके प्रिंसिपल बदल सकते हैं एज पर कस्टम, एज पर प्रेसिडेंट्स, सो इट इज़ ए मीन्स टू एन एंड। अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडी इज रिकन्सिलेशन ऑफ पावर विद लिबर्टी।
तो जो अल्टीमेट गोल है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वो क्या है कि जो पावर दी गई है और उस लिबर्टी के साथ में दोनों को रिकंसाइल करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि पावर सरपास कर जाए लिबर्टी को और कहीं लिबर्टी ऐसा ना हो कि वो पावर को सरपास कर रही हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम कोई पावर दे दें लेकिन टूथलेस पावर का क्या करेंगे। तो पावर और लिबर्टी में एक रिकन्सिलेशन होना चाहिए, दोनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट को भी पूरा करे और लिबर्टी को भी हर्ट ना करे। तो हम अब देखते हैं कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कंट्रोल किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू। तो जैसे मैं अभी बता ही रहा था कि रिव्यू प्रोसेस मैकेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को रिव्यू मैकेनिज्म के द्वारा हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कोर्ट्स बाय कोर्ट्स। कोर्ट इसको रिट ज्यूरिसडिक्शन जो कि हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो रिट्स के थ्रू कोर्ट इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कोर्ट ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर के थ्रू भी, जैसे सूट्स है, इंजंक्शंस है, उनके थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टेचुटरी अथॉरिटीज़ भी रिव्यू प्रोसेस के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकती है, जैसे ओम्बुड्समैन, ह्यूमन राइट कमीशन और कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और भी हैं जैसे कि सीबीआई है। और इवन ओम्बुड्समैन में जैसे हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या नेशनलाइज्ड बैंक है या गवर्नमेंट है, अगर आप उनसे उनकी सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं है तो आप ओम्बुड्समैन में जा सकते हैं और अपील फाइल कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू फॉर एनी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कहीं भी होता है तो ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। देन हायर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आर ऑल्सो देयर। पब्लिक ओपिनियन एंड मास मीडिया, ओपिनियन पोल लेते हैं। मीडिया ट्रायल भी होने लगी है आजकल तो, लेकिन मीडिया ट्रायल इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे ऑब्वियसली। बट फेयर ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। और इसकी वजह से एक इनडायरेक्टली बहुत लार्जर तौर पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है इन करंट सिनेरियो। सिविल सोसाइटी भी, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी है या सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज है, चिपको आंदोलन है, तो कई सोसाइटीज़ इस तरीके से रजिस्टर्ड हो गई हैं कि वो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन का और सोसाइटी के प्रोटेक्शन का, सिविल लिबर्टीज़ को प्रोटेक्शन का इस तरह के काम करते हैं। तो वो भी एक तरह से रिव्यू मैकेनिज्म के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को कंट्रोल करते हैं। बट एट द सेम टाइम लिबर्टी एंड कंट्रोल बोथ आर टू बी इन द सिंक्रोनाइजेशन। देन इजी एक्सेस टू जस्टिस, जैसे कि लीगल एड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इवन जो फ्री लीगल सर्विसेज एडवोकेट्स के द्वारा दी जा रही है, और कई तरह के कॉन्सिलेशन सेंटर खुल गए हैं। तो जो जस्टिस जब इजी मिलने लगा है तो उसकी वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो कि ओवर पावरिंग हो रहे हैं उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। देन राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई, यानी जब भी अगर हमको किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हम एक जो राइट टू नो, राइट टू रिप्लाई एंड इवन राइट टू डिफेंड योर, जो राइट टू डिफेंस भी आपको मिला हुआ है, तो ये सब फ्रीडम जो है और अवेयरनेस है उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये जो बेल आइकन है ना, इसको यार प्रेस कर दो। मैं बहुत सारे लॉज आपको पढ़ाने वाला हूँ और काफ़ी डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like the video. Thank you.